नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक साल पहले 10 फरवरी को आज ही के दिन दिल्ली की जनता ने एक इतिहास रचा था। 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था दिल्ली में सरकार बनाने का। लेकिन एक साल के बाद दिल्ली वालों ने क्या क्या पाया और क्या कुछ खोया भी है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपको एक साल आप पूरा कर रहे हैं, मतलब कल हो जाएगा आपका एक साल और 14 तारीख को आपको शपथ लिए एक साल हो जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने पिछले एक साल में कितनी राजनीति सीखी? राजनीति तो हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं और उसकी कई सारी चीजें होने लगी है। एक तो ये कि जैसा मैं बार बार कहता था कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, नीयत की कमी थी। अब नीयत अच्छी है जो सरकार है, तो इतने सारे काम एक साल के अंदर हुए जो कि शायद 10 साल 15 साल के अंदर भी दूसरी सरकारों ने नहीं किए। अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा गिनाना चाहता हूं। हमने कहा था दिल्ली में बिजली के रेट आधे करेंगे। जब मैं ये कहता था तो ये मजाक उड़ाया करती थी दूसरी पार्टियां, झूठ बोल रहा है, पैसा कहां से आएगा। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हमने दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए। हमने कहा था हम पानी 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे। हमने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी हमने मुफ्त देना चालू कर दिया। जब ये पानी मुफ्त दे रहे थे, शुरू अनाउंस किया था, तो कई लोगों ने हमारे को क्रिटिसाइज किया था कि दिल्ली जल बोर्ड का भट्ठा बैठ जाएगा, पैसा कहां से आएगा, जल बोर्ड कंगाल हो जाएगा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त देने के बावजूद अभी तक दिल्ली जल बोर्ड का 176 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ गया है, कम होने के बजाय, क्योंकि अंदर सिस्टम ठीक किया हम लोगों ने। तो रेवेन्यू भी बढ़ गया, लोगों को पानी भी मुफ्त मिल गया। लोग कहते थे पानी लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। 3 मिलियन गैलन पर डे की पानी की बचत भी होने लग गई है। वो कहां से होने लगी? क्योंकि लोगों ने सोचा यार 20 हजार लीटर की कमी रखो पानी, लोगों ने बचत करनी चालू कर दी, तो पानी ज्यादा हो गया। और तीसरा, द्वारका जैसे इलाकों के अंदर कई दशकों से पानी नहीं आया था, मतलब 20-20 साल से पानी नहीं आया था, लोग दुखी थे। वहां एक साल के अंदर हमने दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पे हमने पानी पहुंचाया। द्वारका के अंदर अगर आप अपनी टीम भेज के बात करें, और इस तरह के कई इलाके हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको सारी कॉलोनीज की। अभी हमने 1 फरवरी से दिल्ली के सारे अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी है। केवल मुफ्त की है, मुफ्त और दवाई ना मिले फिर मुफ्त करने क्या फायदा। वो 100% दवाइयां मिले। वहां पे हम फोन नंबर लेके जो द डॉक्टर वो आप अस्पताल के अंदर फ्री में मिले। ये मैं डॉक्टर्स को हमने सरकारी स्कूलों की दिशा सुधारने के लिए बहुत काम किया। 8000 नए क्लासरूम अभी जुलाई तक बन जाएंगे, कंस्ट्रक्शन चालू है। क्योंकि सरकारी स्कूल में एक क्लास में 150 बच्चे बैठा करते थे। 150 बच्चे को टीचर पढ़ा नहीं सकता। मैं कैसे टीचर को कहूं कि इनको पढ़ाओ ठीक से। तो हमने 8000 नए क्लासरूम बन रहे हैं सारे स्कूलों में। जुलाई के बाद मुझे उम्मीद है ऑन एन एवरेज हर क्लास में 50 से कम बच्चे होंगे। तो आज 45 नए स्कूल हमने ऑर्डर कर दिए बनने के लिए, और 1 साल के अंदर ये 45 नए सरकारी स्कूल बन जाएंगे। शिक्षा के बजट को हमने डबल कर दिया है। 10,000 करोड़, पहले 5,000 करोड़ का था, 10,000 करोड़ रुपए हमने शिक्षा का बजट कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया। एक झुग्गी बस्ती के अंदर एक बहुत ही मॉडर्न किस्म का एयर कंडीशनड क्लिनिक बनाया, जिसमें डॉक्टर फ्री है, सारी दवाइयां फ्री मिलती है, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। वो ऐसा क्लिनिक पहले बनता था 5 करोड़ रुपए में, हमने 20 लाख रुपए में वो क्लिनिक बना दिया। अब 1000 ऐसे क्लिनिक पूरे दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। उसके ऑर्डर हो गए, टेंडर हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। तो 1000 क्लिनिक पूरे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। ये सारा पैसा कहां से आया? एक बड़ी बात है। अगर हमने 1 साल में ऐसा किया तो दूसरी पार्टियां कहती थी पैसा नहीं है। हम कहते थे बिजली के रेट कम करो, कहते थे पैसा नहीं है। हम कहते थे पानी मुफ्त करो, कहते थे पैसा नहीं है। लोग कहते थे शिक्षा के ऊपर बजट, स्कूल ठीक करो, कहते थे पैसा। हमारे पास पैसा कहां से आया? तो इसका भी मैं आंसर देता हूं आपको। हमने अभी पीडब्ल्यूडी वालों ने एक फ्लाईओवर बनाया था दिल्ली में। वो फ्लाईओवर 325 करोड़ रुपए का बनना था, हमने 200 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। तो 3 फ्लाईओवर हमने दिसंबर में पूरे किए हैं। 350 करोड़ रुपए बचा लिए उसमें। 350 करोड़ रुपए 3 फ्लाईओवर में। 5 करोड़ रुपए की डिस्पेंसरी पहले बनती थी, हमने 20 लाख रुपए बनाए। भ्रष्टाचार कम कर दिया।
तो जब इतना पैसा बचने लग गया, इसी पैसे से हमने लोगों का काम करना चालू कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चले, सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक अलग जगह थी। जब से आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, उसके बाद अन्ना जी का आंदोलन हुआ, रामलीला क्रांति हुई, तमाम चीजें होती रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने शीर्ष स्तर पर तो भ्रष्टाचार कम कर दिया, सरकार में भ्रष्टाचार की नहीं, लेकिन नीचे के स्तर पर क्या भ्रष्टाचार कम हो पाया? मैं उसका जवाब देता हूं। अच्छा आपने पूछा। 49 दिन की जब हमारी सरकार थी, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार 0 हो गया था। सबने पैसे लेने बंद कर दिए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था, हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी। जो पैसे लेता था उसको जेल में डाल देते थे हम। जो पैसे लेता था 15-20 अफसरों को 49 दिन में जेल में डाला और सारे ठीक हो गए। उसके बाद हमारी अब सरकार बनी दोबारा 1 साल पहले 3 महीने के अंदर, 8 जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने के अंदर, पहले 5 महीने में हमने 52 अफसरों को जेल में डाला, 52 कर्मचारियों को जेल में डाला। ऊपर से नीचे तक सारे ठीक हो गए। उनको डर लगने लग गया कि अगर मेरे को कोई एसएमएस भी कर देता था और उसी की इंक्वायरी करा के उसको पकड़ लेते थे हम लोग। 8 जून को केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। उसके बाद हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थोड़ी कमजोर हुई है, क्योंकि आज दिल्ली सरकार का अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, उसके ऊपर तो हम विजिलेंस इंक्वायरी करके उसको तो ठीक कर देते हैं। तो दिल्ली सरकार के विभागों के अंदर आपको भ्रष्टाचार में कमी नजर आएगी काफी। लेकिन एमसीडी के अंदर, डीडीए के अंदर, एनडीएमसी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, ये जो पहले एंटी करप्शन के अंडर में आते थे, अब ये हमारे कंट्रोल के बाहर हो गए। तो एंटी करप्शन ब्रांच जो इन लोगों ने छीन ली हमसे, उसकी वजह से तो हमने कोर्ट में केस किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी वापस एंटी करप्शन ब्रांच, पर केंद्र सरकार को यह नहीं करना चाहिए था कि एंटी करप्शन ब्रांच उन लोगों ने हमसे छीन ली। मैंने बताया पहले 5 महीने के अंदर 50 या 52 अफसरों को जेल भेजा गया था, और जब से केंद्र सरकार ने छीनी है, आज अखबार में आया था 8 एफआईआर भी नहीं हुई है पिछले 10 महीनों के अंदर। तो ये ठीक नहीं है, काम करने देना चाहिए। अगर हम बात करें तो जब आपकी पहली सरकार बनी थी, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 49 दिन में, तो 49 दिन में एक ये इंप्रेशन गया था कि अगर रेहड़ी वाला सड़क पर रेहड़ी लगाता है, अगर एक पान की दुकान वाला या छोटी सी किराने की दुकान वाला दुकान लगाता है, तो सबसे वसूली होती थी। 49 दिनों में दिल्ली पुलिस या उससे संबंधित संस्थाओं की या बाकी जो सिविक अथॉरिटीज थी, उनकी वो वसूली बंद हो गई। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में ये माना जाता है कि वो वसूली चालू है। वो चालू है, मैंने अभी बोला, क्योंकि दिल्ली पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच के थ्रू हम दिल्ली पुलिस वालों को भी पकड़ रहे थे। एंटी करप्शन ब्रांच की पूरी दिल्ली की बाउंड्री के अंदर जहां भी भ्रष्टाचार हो उसके ऊपर कंट्रोल था। हम पुलिस वालों को भी पकड़ रहे थे अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा था। अब इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर हमारे कब्जा कर लिया। दिल्ली सरकार की ये एंटी करप्शन ब्रांच 40 साल से दिल्ली सरकार के अंडर में थी। अब ऐसा क्या हो गया कि एंटी करप्शन ब्रांच को इन्होंने मैं कोई पाकिस्तान हूं जो मेरे ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स भेज के उन्होंने कब्जा कर लिया इन लोगों ने हमारी एंटी करप्शन। तो एंटी करप्शन ब्रांच जब से गई है तब से एक मैसेज चला गया कि अब तो केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, अब तो जो मर्जी है करो। एक बार एंटी करप्शन ब्रांच वापस आ जाए, ठीक कर देंगे इनको सबको। तो आपको लगता है कि कोर्ट इस मामले में आपके पक्ष को सुने और आपका पक्ष मजबूत है? डे टू डे हियरिंग चल रही है। हाँ बिल्कुल मजबूत है, सब लोग कह रहे हैं। भाई 40 साल से जो एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी, वो अचानक संविधान तो बदला नहीं, अभी कानून तो बदला नहीं, अभी ऐसा क्या हो गया? अगर 1 साल की बात करी जाए तो बिजली पानी के अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, आपने बिजली पानी एजुकेशन की बात की, इसके अलावा जो चौथी सबसे बड़ी उपलब्धि है, अरविंद केजरीवाल क्या मानते हैं सरकार की? स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर मैंने बताया बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 4 क्षेत्रों के अंदर बहुत जम के काम हुआ। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। जैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपको एसडीएम के दफ्तर में अप्लाई करना पड़ता था, वहां जाना पड़ता था, उसके बाद कोई वेरिफिकेशन करने आता था, वो आपसे पैसे लेता था। ये सब हमने बंद कर दिया। 18 किस्म के सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिसको हमने सारा ऑनलाइन कर दिया आपको, और उसको सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया। अब आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन जाओ, आप खुद अपनी इनकम डिक्लेयर कर दो, हम उसको मान लेंगे। लेकिन कल को अगर गलत मिली तो फिर आपको जेल में भी डालें, सजा भुगतनी पड़ेगी। तो आप अपने डिक्लेयर करो, उसको हम मान लेंगे, आप डिक्लेयर करो और सर्टिफिकेट ले लो। तो कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो इस किस्म के 18 किस्म के सर्टिफिकेट जो है हमने कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जैसे इवेंट इंडस्ट्री वाले मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं मुख्यमंत्री बना, ये इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री वाले आए मेरे पास, बोले जी दिल्ली देश की राजधानी है, देश के सारे नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली में हुआ करते थे पहले। पिछले 10 साल में बोले सारी इवेंट इंडस्ट्री दिल्ली के बाहर चली गई है। मैं कहा क्यों?
बोले एक इवेंट अगर हमें करना हो तो 27 डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और आखिरी डिपार्टमेंट होता है फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट वाला कहता है आप अपनी स्टेज लगा लो, सब कुछ कर लो, 1 घंटा पहले हम आएंगे और चेकिंग करेंगे कि आग तो नहीं लग जाएगी, और फिर हम बोला उस वक्त अगर वो मना कर दे एनओसी देने से, बोला हमारा तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट गई, तो उस वक्त तो जो पैसे मांगे वो देने पड़ते हैं। तो मैंने उनको बताया आप लिख के लाओ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या प्रॉब्लम करता है, वो सारा लिख के लाए। मैंने 27 के 27 डिपार्टमेंट के हेड्स को बिठा दिया, मैंने कहा बताओ इस सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, इस एनओसी की क्या जरूरत है, कैंसिल करो इसको। और आमने सामने बिठा के हमने कई एनओसी कैंसिल कर दिए, और उसके बाद हमने एक वेबसाइट बना दी। वेबसाइट के ऊपर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी जुबिन मेहता का प्रोग्राम हुआ था एक अक्टूबर के महीने में, उसके ऑर्गेनाइजर्स मेरे को बुलाने आए थे। उन्होंने बताया जी जो पहले 4 महीने में हमें एनओसी मिलते थे, 20 मिनट के अंदर हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल गए सारे। तो बिजनेस करना भी हम आसान कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों के अंदर काम चल रहा है। लेकिन अरविंद जी अगर बात की जाए आपके कुछ प्रमुख वादों की, सबसे पहला वादा जिसके चलते यूथ ने आपको सबसे ज्यादा वोट किया था वो था फ्री वाईफाई। उस पर काम, लेकिन फ्री वाईफाई 1 साल में अभी तक कहीं फ्री नहीं हो पाया है। कोलकाता में शुरू हो चुका है। मैं सहमत हूं आपसे, उसमें कई सारे मॉडल्स हैं और उन मॉडल्स के ऊपर चर्चा चल रही है। हमने ये भी कहा था 5 साल में करेंगे, हमने ये नहीं कहा था 5 महीने में करेंगे। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इस साल के अंदर ये जरूर कुछ इलाकों के अंदर जरूर शुरू होगा। क्या कुछ ऐसे कंसल्टेंट हायर किया गया था और उससे ये पूछा गया भाई कौन कौन, इसमें टेक्निकल मॉडल्स भी बहुत सारे हैं और फाइनेंशियल मॉडल्स भी बहुत सारे हैं। जल्दबाजी में हम कोई ऐसा मॉडल कर बैठे और ऐसा खर्चा कर दें जो बाद में लगे कि यार इससे अच्छा बेहतर मॉडल था, उससे अच्छा है कि 2 महीने डिले हो तो ज्यादा अच्छा है। आपको नहीं लगता 1 साल एक लंबा वक्त होता है किसी कुछ पॉकेट्स में वाईफाई शुरू करने के लिए? नहीं, ऐसे तो हॉटस्पॉट्स लगा दीजिए, मैं कर सकता था। 4 हॉटस्पॉट लगा दो, 1000 हॉटस्पॉट लगा दो, कर सकते हैं, कल को कर देंगे। लेकिन इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं फ्री वाईफाई करने के, उन सारे मॉडल्स को स्टडी किया गया है कि कौन सा मॉडल दिल्ली के लिए बेस्ट है। थोड़ा समय लग गया लेकिन कर रहे हैं। अगर फ्री वाईफाई की बात की जाए तो आपने बजट के अंदर 50 करोड़ रुपए मंजूर किया है। ऐसे में अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके क्रिटिक्स कहते हैं, उनका यह आरोप है कि फ्री वाईफाई आपको पूरा करने में 60 साल का वक्त लग जाएगा, इतना लंबा बजट है इसका। ये कैसे आया, कहां से आया? ये उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। वो बीजेपी कांग्रेस वालों ने। जो भी है, मैं आपकी क्रिटिक्स ही कह रहा हूं, आपके विरोधी कह रहा हूं। कैलकुलेशन की कोई तो वो होनी चाहिए ना, बेसिस होने 60 साल लग जाएंगे। कल एक और चैनल वो एबीपी वाले दिखा रहे थे 3000 करोड़ रुपए लगे। कहां से आया 3000 करोड़? क्या एस्टिमेट है 3000 करोड़ का? कितने मॉडल्स है? एक मॉडल है कि सारे दिल्ली के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसमें तो पता नहीं कितने 1000 करोड़ लगेंगे। दूसरा मॉडल है कि 3000 हॉटस्पॉट्स लगा दीजिए। तीसरा मॉडल था कि 70 विधानसभा या 70 विधानसभा को अलग अलग ठेका कर दीजिए। तो कई सारे मॉडल्स हैं। अभी एक मॉडल ये आ रहा है कि 1 या 2 कंपनीज को अगर पूरी दिल्ली का दिया जाए तो वो काफी फ्री स्पेस देने को तैयार है। तो कई सारे मॉडल्स हैं, उसके ऊपर स्टडी की जा रही है। 0 लेके और 1000 करोड़ रेंज है जिसके भी फ्री वाईफाई की वो 0 पे भी हो, दिल्ली सरकार नहीं आएगा, रेवेन्यू को मॉडल हो सकता है, उसके भी अपने माइनस देंगे कि जनता। और दूसरा है कि कुछ 1000 करोड़ खर्च, ये भी एक मॉडल है। इसमें कौन सा बेस्ट है इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन आप ये बताइए कि ये क्या फ्री वाईफाई कुछ समय के लिए फ्री होगा और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, ये कंप्लीट? मतलब मान लीजिए एक मॉडल है जिसमें वो कहते हैं कि जी इतना फ्री देंगे, हो सकता है सरकार कहे भाई इतना और दे दीजिए, इसमें हम सब्सिडी देंगे, या वो कहते हैं पूरा फ्री देंगे, हम कहीं और से एड से रेवेन्यू लेंगे। तो एक बार मॉडल्स आ जाने दीजिए, कई सारे मॉडल्स हैं, यही मैंने कहा ना, कई सारे मॉडल्स हैं। आपके हिसाब से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू द गवर्नमेंट या सरकार? मैंने कहा 0 से लेकर कुछ 1000 करोड़, ये रेंज है जिसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 50 करोड़ रुपए रखा, वो एक शुरुआत थी, मतलब 50 करोड़ में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है, और रेवेन्यू भी आ सकता है। तो अलग अलग मॉडल्स हैं, एक बार स्टडी करने के बाद ही। तो थोड़ा सा समय लेके, जल्दबाजी का काम शैतान का काम। तो अगर करना ही होता, मतलब 3000 हॉटस्पॉट्स आज मैं कल लगवा सकता हूं कि 3000 हॉटस्पॉट्स लगवा दो, आपके प्रोग्राम में मैं आके कह दो जी हमने वादा पूरा कर दिया। लेकिन दैट इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ हैविंग वाईफाई। जैसे लंदन वगैरह के एग्जांपल्स लेके आए हैं लोग, तो
तो दैट इज नॉट द बेस्ट मॉडल ऑफ डूइंग इट। तो अभी कुछ कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है, उनकी रिपोर्ट आ रही है। 55,000 वैकेंसीज इन द गवर्नमेंट, सरकार के अंदर 55,000 नियुक्तियां, वो कर रहे हैं। उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, काफी काम हुआ है, इस पे आप गलत बोल रहे हैं। हमारा दिल्ली स्टेट बोर्ड DSSSB है, बोर्ड है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। आपको ये जान के ताजुब होगा कि 2010-2011 में जो एग्जाम हुए थे रिक्रूटमेंट के, उसके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए थे। हर अंदर ही अंदर खूब घपले चल रहे थे। उनको सबको बैठ बैठ के स्ट्रीमलाइन करवाया है। अब मेरे पास वो है कि जो जितने एग्जाम हो चुके हैं अभी तक के वो सारे बच्चे रोज आया करते थे। मैं सुबह जनता दरबार में मिलता हूं, बच्चे आके कहते थे जी 2012 में एग्जाम दिया था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 2013 में एग्जाम दिया था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अब एज पूरी हो जाएगी हमारी। मई के महीने तक जितने अभी तक एग्जाम हुए थे उनके सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर होकर सारे वो हो जाएंगे। इस मई तक, इस मई 2016 तक जो एग्जाम हो चुके जी, वो सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद जितनी अब वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के ऊपर काम चल रहा है, और वो सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसमें टीचर्स की हैं, और टीचर्स की पॉलिसी बन चुकी है, कैबिनेट पास कर चुकी है, और मेरे ख्याल से 15-20 हजार टीचर्स की भर्ती एकदम से शुरू होने वाली है। आपने कहा मई 2016 तक, तो जितने लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं उसमें लगभग कितनी नियुक्ति होंगी, और आपके आने वाले समय में करने का कितना प्लान है, क्योंकि आपको एक टारगेट पूरा करना है। नहीं, 55,000 का। मई 2016 तक जितने एग्जाम हो चुके हैं, जितने इंटरव्यू हो चुके हैं, उनके सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे। मेरे को ये नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने हैं। उसके बाद 30 से 35 हजार वैकेंसीज हैं, जिसमें लगभग 15-20 हजार वैकेंसीज टीचर्स की हैं। वो वाला तुरंत शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद इस साल के अंत तक वो सारी वैकेंसीज पूरी हो जाएंगी। तीसरी बड़ी बात, आपने कहा था कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगेगा, 10 से 15 लाख सीसीटीवी लगेंगे। क्या उस पर काम चल रहा है? उस पर भी काम चल रहा है। उस पर एक मेजर ये होने वाला है, देखिए ये जो भी सीसीटीवी लगेंगे उसमें तो कोर्ट में भी केस चल रहा है। कोर्ट में हम रेगुलर बेसिस पे कोर्ट को स्टेटस भी बता रहे हैं कि उस पर कितना काम चल रहा है। तो एक रफ स्ट्रक्चर पूरी दिल्ली का तैयार हो चुका है, और लेकिन उसमें हमें पुलिस को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो फीड तो पुलिस को ही देनी है, काम तो वो पुलिस की ही आएगी। अगर कहीं पे सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया कि कुछ गड़बड़ हो गई तो काम तो पुलिस ने करना है। एक हम अपने पास रखेंगे, एक उनको देंगे। तो अब पुलिस के साथ बातचीत शुरू करेंगे हम लोग कि जो स्ट्रक्चर पीडब्ल्यूडी ने और इन्होंने बनाया है वो पुलिस को मंजूर होना चाहिए। कल को पुलिस कहे आपकी पिक्सल ठीक नहीं है, आपकी ये ठीक नहीं है, तो वो अब शुरू होगा। लेकिन इस पे भी पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगने का काम शुरू। और 10 से 15 लाख सीसीटीवी लगने में कितना खर्चा आएगा, क्या इसका एस्टीमेट किया है सरकार ने? ये मैं आपको बता दूंगा हफ्ते भर के अंदर। एस्टीमेट्स बन रहे हैं, एक हफ्ते में एस्टीमेट्स वगैरह बन जाएंगे। स्वराज बिल पास नहीं हो पाया अभी तक। इस स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने न केवल एक किताब लिखी बल्कि देश भर में इसको पहुंचाया। क्या कारण था कि एक साल के भीतर भी स्वराज को मूल रूप आप नहीं दे पाए कानून की शक्ल में? इसमें हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदली है। स्वराज बिल आज अगर हमने पास किया, इसको केंद्र सरकार कभी भी केंद्र सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इसको कभी भी परमिशन नहीं देने वाली है, सवाल ही नहीं उठता। हमने स्वराज की मूल बातें निकाल ली और उसको हम ऑर्डर्स के रूप में जारी करने वाले हैं। तो जैसे पूरी दिल्ली को 3000 मोहल्लों में बांटने वाले हैं, उसके मैप्स बन चुके हैं। 15 दिन के अंदर सारे लगभग 65 विधानसभाओं के मैप्स बन चुके हैं। 5 विधानसभाएं बची हैं। उन 5 विधानसभाओं के अंदर 15 दिन के अंदर सारे मैप्स बन जाएंगे। तो 3000 के करीब मोहल्ला बन जाएंगे, उनकी मोहल्ला सभाएं बनेगी। उनको फिर ऑर्डर्स पास करके, मान लीजिए हमने ऑर्डर पास कर दिया कि अगर मोहल्ला सभा ने राशन की दुकान वाले के खिलाफ शिकायत की तो वो राशन की दुकान वाला कैंसिल होगा। आपको ऑर्डर पास कर करके आप पावर देते जाइए मोहल्ला सभा को, हम पावर देते जाएंगे मोहल्ला सभा को। तो कानून कभी भी ये लागू नहीं करने वाले, लेकिन स्वराज की जो अवधारणा है वो हम लागू कर देंगे और धीरे धीरे इसको पावर देते जाएंगे। क्यों डिले हुआ 1 साल का? ये नक्शे बनने में बहुत टाइम लग गया। मैं आपको बताऊं, कम से कम पिछले 6-7 महीने से काम चल रहा है। सारे सैटेलाइट के मैप लेके बैठे हुए हैं ये लोग, और 3000 मोहल्लों के अंदर पूरी दिल्ली को बांटना ये कोई हंसी खेल नहीं था। अगर हम बात करें नए स्कूल और नए कॉलेजेस की, आपने कहा था 500 नए स्कूल खुलेंगे और 20 नए कॉलेज। आपने स्कूल्स के बारे में तो बताया कि कुछ स्कूल 50 के आसपास, आपने काउंटिंग बताया कि 50 के आसपास स्कूल अगले सेशन तक चालू हो जाएंगे, लेकिन कॉलेजेस को लेकर कोई हेडवे नहीं है। कॉलेज को अब शुरू करेंगे। कॉलेज पे अभी कोई काम नहीं हुआ, अब इस पे शुरू कर। कारण
मेरे ख्याल से स्कूल पे ज्यादा इस बार फोकस रहा, कॉलेजेस पे फोकस कम रहा, तो कॉलेजेस इस बार शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है दिल्ली में कितने स्कूल और कितने कॉलेजेस की अभी और जरूरत आपको महसूस होती है? स्कूल के लिए मैं आपको बता सकता हूं, पूरे दिल्ली के अंदर मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला है कि एक डेफिशिएंसी मैपिंग करके देखिए कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पे आप अगर ये सारा सैटेलाइट के उस पे मैप पे आ जाता है कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पे आपके पास स्कूल ही नहीं है और स्कूलों की ज्यादा जरूरत है और वहां पे ज्यादा डिमांड है। तो मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर हमारे पास ये नक्शा होगा कि कितने स्कूलों की और जरूरत है और उसकी जमीन आइडेंटिफाई कर देंगे। मुझे लगता है कि स्कूलों की, जितने भी स्कूलों की जरूरत है, अगले 10 साल की डिमांड प्रोजेक्ट करके जितने और नए स्कूल बनाने की जरूरत पड़ेगी वो शायद हम इसी साल स्कूल बनवाना चालू कर देंगे। मतलब मान लीजिए हमारा एस्टिमेट बनता है कि 200 नए स्कूल या 300 नए स्कूल बनाने की जरूरत है, तो वो सारे इस साल शुरू हो जाएंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन सारी इस साल शुरू हो जाएगी। तो 5 साल में कितना खत्म होगा इस हिसाब से? 2 साल के अंदर आपको भी बीजेपी सरकार की तरह नहीं, 2 साल या 15 साल लगेंगे? 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ना, जितने भी स्कूलों की अगले 10 साल के लिए जरूरत है वो अभी महीने भर के अंदर एस्टिमेट तैयार हो जाएगा कि भाई 250 स्कूल की जरूरत है, 300 स्कूल की जरूरत है, और उनकी सबकी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो जाएगी। 2 साल के अंदर स्कूल बनके तैयार हो जाएंगे। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 फ्लाईओवर का जिक्र किया जिसमें आपने सैकड़ों करोड़ रुपए बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पिछले 1 साल के अंदर दिखाई नहीं दिया कि ये नई चीजें दिल्ली के अंदर आने वाली हैं। दिखाई दिया तो कम दिखाई दिया। एक सबसे बड़ा काम जो होने वाला है वो है एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर का खाका तैयार हो रहा है। जैसे भी आपने बीआरटी कॉरिडोर देखा, वो बीआरटी कॉरिडोर एग्जिस्टिंग सड़क पे था, तो सड़क अगर 3 लेन की थी तो 1 लाइन आपने बसों के लिए वो कर दी, और बस अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में एक आ रही है तो वो खाली पड़ा रहता था और कितना ट्रैफिक जाम लगता था आपने देखा जो, तो उसको तोड़ना पड़ा पब्लिक डिमांड पे। मलेशिया में एक कॉन्सेप्ट है, मलेशिया से हमने देखा है कि आप एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर बना, एलिवेटेड कॉरिडोर बना जिसपे केवल बसें चलेंगी और उस पर 2-2 मिनट में बसें मिले आपको, तो और उस पे आप, जैसे अभी मेट्रो है, मेट्रो ऊपर चलती है, किसी को तकलीफ नहीं देती, कोई फाटक नहीं है, कुछ नहीं है मेट्रो, उसे से ऊपर बसें ऊपर चला करेंगे। बस स्टैंड जो है वो जैसे मेट्रो के स्टेशन है ऐसे ही बसों के स्टेशन होंगे, आप ऊपर चढ़िए, बस पे बैठिए, अगले उस पे जाइए और नीचे उतर आइए। तो इस तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर, तो 2 टियर कॉरिडोर बना रहे, 2 मंजिला जी। 1 मंजिल पे कारें चलेंगी और 1 मंजिल पे बसें चलेंगी। जो कारें चलेंगी उनसे हम रिकवर करेंगे इस कॉस्ट को, वो काफी हैवी होगा, तो जो बहुत अमीर लोग हैं या जो इसको इस्तेमाल करना चाहें वो पेड बेसिस पे उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसकी कॉस्ट रिकवर होगी। तो 2 या 3 का नक्शा बन के तैयार हो रहा है टेस्ट पायलट बेसिस पे इसके एलिवेटेड कॉरिडोर का। वो सक्सेसफुल होता है तो इसको फिर आगे लार्ज स्केल पे इसको किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्लान है जो आपने कहा, मलेशिया जैसे देशों में इसका एग्जाम्पल मिलता है। लेकिन पहली चीज ये लोग जानना चाहेंगे कि नक्शा तो आप बनवा रहे हैं, ये शुरू कब होगा और इसको बनने में कितना समय लगेगा, ताकि एंड यूजर को मालूम पड़ सके कि एलिवेटेड कॉरिडोर हम इस समय में देख सकते हैं दिल्ली के अंदर। मेरे ख्याल से पहला कॉरिडोर 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, आउटर लिमिट है, लेकिन अभी तो बहुत ही ड्राइंग स्टेज पे, बहुत ज्यादा कह पाना मुश्किल है, लेकिन 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। देखिए होता क्या है, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो थोड़ा बहुत समझा है, कंस्ट्रक्शन में टाइम नहीं लग रहा। मतलब दूसरी सरकारों ने तो, अभी हम देख रहे हैं कई एनसीडी के फ्लाईओवर हैं वो 15-15 साल से बन रहे हैं, अभी भी कट पड़े, वो उसके कारणों में भी। अगर आप सही इंजीनियरिंग में जाएं और अच्छे से, कंस्ट्रक्शन में टाइम नहीं लग रहा। ये 3 फ्लाईओवर जो है हमने टाइम के पहले पूरे कर दिए। सारा टाइम लगता है अगर आपने प्लानिंग ठीक कर ली, नक्शा ठीक बना लिया तो, और आपने उसके बाद अप्रूवल्स की जो जरूरत पड़ती है, जमीन डीडीए के पास है या इसके पास है उसके पास है, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। ये अगर ठीक हो गया उसके बाद कंस्ट्रक्शन में टाइम नहीं लगता। अगर हम बात करें फर्दर प्रोजेक्ट्स की, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एजुकेशन देना, हेल्थ देना, बल्कि साफ हवा देना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ऑड इवन सबसे बहुत, आपने ऑड इवन लागू किया। इसके अलावा आप इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से नियम ला रहे हैं? क्योंकि लोगों का यह मानना है कि ऑड इवन एक कंपोनेंट हो सकता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं हो सकता पूरी दिल्ली के लिए। सबसे बड़ा ये एलिवेटेड कॉरिडोर अगर बन गया और बसें हम ला रहे हैं जो कि लग्जरी कैटेगरी में भी होंगी, तो जैसे आपने देखा कि मेट्रो के अंदर पहली बार मैंने देखा कि कार छोड़ के लोगों ने मेट्रो से ट्रेवल करना, बिकॉज इट वॉज अ कंफर्टेबल जर्नी, एयर कंडीशनड है, अच्छा एनवायरमेंट है, तो कारें छोड़ छोड़ के लोग मेट्रो पे शिफ्ट हुए।
लेकिन अब मेट्रो में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि कई लोग वापस कार में आ गए हैं। अगर हमने लग्जरी बसेस ले आए और अगर एलिवेटेड कॉरिडोर हुआ, आज आप ये बता सकते हो राजीव चौक से लेके मंडी हाउस तक अगर मेट्रो चलनी है तो वो 3 मिनट में या 4 मिनट में आपको पहुंचा देगी, फ्लैट सर्टेन है। अगर उसी तरह से बस का सर्टेन हो गया, सर्टेनिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी अगर हो गई और लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर ठीक कर दी, मुझे लगता है लार्ज स्केल पे लोग अपनी गाड़ियां छोड़ छोड़ के बसों के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस साल के अंत तक हमें उम्मीद है 3000 नई बसेस एक्वायर कर ली जाएंगी, सड़कों के ऊपर 3000 नई बसेस आ जाएंगी। उसके बाद ये डस्ट जो इतनी उड़ती है, होता क्या है कि सड़कों के ऊपर सफाई कर्मचारी सफाई करता है, वो बेचारा साइड में करता है और वो एक गाड़ी आती है, वो उसको फिर धूल ऊपर उड़ा के ले जाती है। तो जब तक इसकी वैक्यूम क्लीनिंग करके इसको अलग नहीं किया जा रहा, हमें उम्मीद है 1 अप्रैल तक दिल्ली की कुछ सड़कों के ऊपर वैक्यूम क्लीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे करके इसको वैक्यूम क्लीनिंग को भी बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से कई सारे स्टेप्स, जो ट्रक आते थे रात को दिल्ली के अंदर, वो हमने रात को 11 बजे कर दिए। आप देखते थे 9 बजे या 10 बजे से पहले ट्रक अलाउड होते थे अंदर, दिल्ली के अंदर एंटर करना। उस टाइम दिल्ली का ट्रैफिक ऑलरेडी ज्यादा होता था, तो जब ट्रक भी आ जाते थे तो इतने बड़े बड़े ट्रैफिक जैम रात को लगते थे। 10 बजे आप भी अगर निकले हो तो बड़े बड़े ट्रैफिक, उस ट्रैफिक जैम से और ज्यादा पोल्यूशन हो जाता था। तो अब वो ट्रकों का टाइम हम लोगों ने थोड़ा डिले कर दिया, 11 बजे रात को ट्रक एंटर किया करेंगे। तो ऑड इवन की अगर बात की जाए तो आपने सजेशंस मांगे थे पहली बार इंप्लीमेंट करने के बाद। 8 तारीख तक की डेडलाइन थी कि 8 तारीख तक आप अपने सजेशन दीजिए, ईमेल पे दीजिए, वेबसाइट पे दीजिए। क्या मानती है दिल्ली इस बारे में, और दूसरी बार ऑड इवन दिल्ली सरकार कब लागू करने जा रही है? क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं। रात तक आए हैं सजेशन, वो कंपाइल हो रहे हैं और मुझे लगता है शायद कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा बता पाऊंगा मैं। अभी मेरे पास डेटा नहीं आया, लेकिन मोटा मोटा जो फील आई है, जो सारे विधायकों से जिन लोगों ने किया था, सभाएं की थी, डेटा आया कि ऑड इवन जनता बहुत लार्ज स्केल पे चाहती है कि ऑड इवन वापस लाया जाए। कब लाया जाए, किस फॉर्म में लाया जाए, इसका डिटेल में अभी मेरे पास डेटा नहीं है। क्या इस बार ऑड इवन में जो महिलाओं को छूट दी थी वो भी कटेगी और 2 व्हीलर्स भी इसमें शामिल होंगे? महिलाएं मारेंगी मेरे को। कोई नहीं मारेगा आपको। नहीं मारेगा। चलो देखते हैं जनता क्या कहती है, जनता का बता। 2 व्हीलर्स का क्या होगा? क्योंकि 2 व्हीलर्स में मैं क्लैरिफाई कर दूं, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये बार बार कहा जा रहा है 2 व्हीलर को क्यों नहीं ला रहे, 2 व्हीलर को क्यों नहीं ला रहे। कार से जब आदमी अपनी गाड़ी छोड़ता है तो अभी देखने में आया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट नहीं हो रहा, वो कार पूलिंग पे शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैंने 15 दिन के बाद मैंने सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली। मेट्रो के कार पूलिंग की वजह से मेट्रो की राइडरशिप केवल 0.4% बढ़ी थी उन दिनों में। बसों की राइडरशिप केवल 7% बढ़ी थी, लेकिन गाड़ियां इतनी ज्यादा सड़क के बाहर हो गई थी, तो वो लोगों ने कार पूलिंग की थी। लेकिन अगर आपने 2 व्हीलर वालों को बंद कर दिया तो ये 2 व्हीलर जितने भी हैं, 30-40 लाख जितने 2 व्हीलर, ये सारे के सारे मेट्रो और बस के ऊपर शिफ्ट होंगे। इतना अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है मेट्रो और बस 30 लाख लोगों को एक साथ एकदम से एब्जॉर्ब कर पाए। अफरा तफरी मच जाएगी पूरे शहर के अंदर। तो जब तक हम नई बसें नहीं ले आते, जब तक एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं बन जाता, जब तक वो सारा नहीं होता पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तब तक मुझे लगता है कि अगर आपको इसको सुचारू रूप से चलाना है, आप 2 व्हीलर को अभी बंद नहीं कर सकते। मतलब 2 व्हीलर फिलहाल बंद नहीं हो सकते, चालू रहेंगे। हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब उन मुद्दों पर आते हैं जिसको लेकर हम जैसे खींचातानी चलती है और हम जैसे अखबार वाले या टीवी वाले जो पिछले 1 साल के अंदर 4 बार एमसीडी के अंदर हड़ताल हो चुकी है। सबको पता है कि एमसीडी के पास फंड की कमी है। ट्राइफरकेशन के बाद ईस्ट और जो दूसरा है वेस्ट, उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब है। उनके पास पैसे नहीं है, सैलरी देने का बजट नहीं है, उनकी रिकवरी ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उसके बावजूद भी क्यों वहां पर बार बार हड़ताल हो रही है? पिछले साल हुई थी जी हाँ, नहीं, हमारे 1 साल के अलावा उसके पहले साल में हड़ताल हुई थी? नहीं हुई। उसके पहले साल बहुत ही कम ट्राइफरकेशन हुआ था उसमें। नहीं, मतलब ट्राइफरकेशन हुए बहुत ही कम वक्त हुआ था। 4 साल होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। पिछले साल जब प्रेसिडेंट रूल था, प्रेसिडेंट रूल में तो इन्हीं की सरकार दिल्ली में थी, दिल्ली में यही चला रहे थे। उस वक्त नॉर्थ एमसीडी को 550 करोड़ रुपए दिए थे दिल्ली सरकार ने, 550 करोड़। हम लोगों ने 890 करोड़ रुपए दिए हैं। तो पिछली बार तनख्वाह कैसे निकल गई, इस बार तनख्वाह नहीं निकली? कहां गया ये 890 करोड़ रुपए? हम उतना ही पैसा दे सकते हैं जितना संविधान के अंदर फॉर्मूले के अंदर लिखा है। हमारे पास भी कोई पेड़ों पे तो पैसे नहीं उग रहे। जितना पैसा हमारे को कहा गया, संविधान में फॉर्मूला है कि भाई इतने फॉर्मूले के हिसाब से इतना पैसा देना है, उतना पैसा हमने दे दिया।
890 करोड़ पिछले साल के मुकाबले 340 करोड़ रुपए ज्यादा दिया, और फिर भी कह रहे हैं तनख्वाह नहीं हो रही। इन्होंने नए एम्प्लॉय तो लगाए नहीं पिछले साल, तो ये पैसे कहां गए? तो हमने इनसे पूछा पैसे कहां गए, ये बताते नहीं है। डीएमसी एक्ट के अंदर दिल्ली सरकार को ये पावर है कि वो इनके अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। हमने अपने डिविजनल कमिश्नर को भेजा, भाई अकाउंट्स में देख के आओ, इन्होंने पैसे किसी और चीज में, तनख्वाह का पैसा कहीं और डाइवर्ट तो नहीं कर दिया। इन्होंने अकाउंट्स नहीं दिखाए अपने, डिविजनल कमिश्नर को भगा दिया। डिविजनल कमिश्नर को क्यों नहीं दिखाते अकाउंट्स? पता तो चले कि क्या सिचुएशन है। तो गड़बड़ बहुत ज्यादा चल रही है एमसीडी के अंदर। मतलब ये कहना कि भाई आप ही की जिम्मेदारी थी, आप तो, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो एमसीडी चला रहे हैं, एमसीडी चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्राइफरकेशन की वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार को ट्राइफरकेशन की आड़ में को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। ईस्ट एमसीडी के अंदर, ईस्ट एमसीडी मतलब 1/3 दिल्ली, 1/3 दिल्ली हो गई। 1/3 दिल्ली के अंदर टोटल एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? 12 करोड़ रुपए मात्र। टोटल 1/3 दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट, ये जितने बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं ना आप चारों तरफ, इन सारी होर्डिंग्स का रेवेन्यू मिला के 12 करोड़। 12 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपया पर मंथ। एक होर्डिंग, आप बड़ी होर्डिंग उठा लीजिए, उसका कम से कम ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए महीने का तो वो आता है किराया। तो 1 करोड़ मतलब 100 होर्डिंग। तो इसका मतलब पूरी पूर्वी दिल्ली में 100 होर्डिंग लगे हुए बस। 100 होर्डिंग तो आपको NH24 पे अक्षरधाम वाले पे मिल जाएंगे। बाकी सारे होर्डिंग किसके हैं? इसका इलीगल है, नेताओं के हैं। उसके ऊपर क्यों नहीं टैक्स ले रहे ये लोग? आपको पता है ईस्ट दिल्ली में, पूरी ईस्ट दिल्ली का पार्किंग का पैसा, पूरे साल का पार्किंग का रेवेन्यू 2.5 करोड़ रुपए। कैन यू बिलीव इट? अब 2.5 करोड़ को 365 दिन से डिवाइड करिए, एक दिन का 1.5 लाख रुपए का इनका रेवेन्यू है। एक दिन का 1.5 लाख रुपए। मैंने एक पार्किंग वाले से पूछा, कहता है जी मेरी छोटी सी पार्किंग है, 2 दिन के अंदर मैं 1.5 लाख रुपए कमा लेता हूं, और पूरी ईस्ट दिल्ली के अंदर 1.5 लाख रुपए एक दिन का रेवेन्यू। कितनी चोरी हो रही है, कितनी। और फिर कहते हैं जब भी पूछो पैसा नहीं है जी, पैसा कहां गया? पैसा सारा पैसा चोरी कर लिया। अगर ऐसा है तो आप कोई कठोर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ? हमने कहा केंद्र सरकार को कि भंग कीजिए दोबारा। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस दिन मैनेजमेंट आप लोगों की तनख्वाह ना दे पाए, उस मैनेजमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए और नया मैनेजमेंट आना चाहिए, नहीं तो बंद वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। आज जो दिल्ली एमसीडी चला रहे हैं वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे अपने एम्प्लॉइज की, उनको भंग किया जाए, नए चुनाव हो। मैं दावा करता हूं 2 साल के अंदर प्रॉफिट में ला देंगे हम इसको, एमसीडी को। मतलब आप जनता से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए और आप 2 साल के अंदर सबको तनख्वाह भी मिलेगी और अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। मुझे ये बताइए कि क्या ये टकराव जानबूझकर होता है? कैसे होता है? तनख्वाह वो नहीं दे रहे, टकराव वो लोग ये कहते हैं कि आपने या तो 4th जो फाइनेंस कमीशन था उसको लागू नहीं किया। मैं बता दूं, दूसरा एक मिनट, दूसरा जो आपको 10.5% का शेयर देना पड़ता है टोटल बजट का एमसीडी को, वो आप नहीं देते। वो दे दिया, वो दिसंबर तक ही दे दिया उनको। जो शेयर है, ये लोग सारे मेयर्स आए थे मेरे पास नवंबर के महीने में, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं है तनख्वाह देने को। मैंने कहा फिर दिसंबर में, बोले जी अभी दे दो सारे साल का पैसा। मैंने कहा मेरे से कल ले जाओ, आप ही का पैसा है, मैं इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है। मैंने कहा हम कल ही दे देंगे आपको, लेकिन फिर आप जनवरी में फिर आ जाओगे। कहते हैं नहीं जी नहीं आएंगे। हमने सारा पैसा 31 मार्च तक का इनको दिसंबर में ही दे दिया, अब फिर आ गए कि पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। जहां तक 4th फाइनेंस कमीशन की बात है, 4th फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि डीडीए को दिल्ली सरकार को हैंडओवर किया जाए, और दिल्ली सरकार ये जो 10.5% आपने बोला, ये 12.5% रेवेन्यू उनको दे। हम तैयार हैं 12.5 देने के लिए, डीडीए को हमारे अंडर में कर दो। डीडीए के पास इस टाइम बैंक के अंदर 20,000 करोड़ रुपए के एफडी पड़े हुए हैं, उसके इंटरेस्ट से पैसा खा रहे हैं। आज अगर आपने डीडीए को हमें दे दिया, हम बड़े खुशी खुशी 2% का 3% दे देंगे उनको, और आप डीडीए को दे दो। लेकिन आपको तो कुछ नहीं देंगे, आप अपने में कहां से दें यार? फिर मतलब या तो हम दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह बंद कर दें। नहीं, लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इतने कम पढ़े लिखे तो है नहीं कि उनको ये नहीं पता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार क्या हैं या दिल्ली के सरकार के अधिकार क्या हैं। पता थे? हाँ पता थे आपको। हाँ, बिल्कुल तो पता। अब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप केंद्र सरकार से टकराव कर सकें और बीजेपी और नरेंद्र मोदी का एक वाइबल अल्टरनेटिव बन सके। क्योंकि अगर आप सीधे एक बड़े आदमी से टकराएंगे तो आपकी तुलना उसी से होगी ना, नीचे वाले से तो होगी नहीं। मैंने कौन सा एक्सक्यूज बनाया आप बताओ? जो मैंने गलत बोला हो, अभी आपके सामने सारे तथ्य रख दिए। मैंने कहा 550 करोड़ रुपए पिछले साल दिए थे,
डॉक्यूमेंट है। इस साल 890 करोड़ रुपए दिए, डॉक्यूमेंट है। तो एक मन में प्रश्न उठता है, भाई जब 550 करोड़ रुपए में तनख्वाह बट गई तो 890 करोड़ रुपए में क्यों नहीं बट रही? आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि तुम लोग अरविंद केजरीवाल को क्यों तंग कर रहे हो जबरदस्ती? जब पिछले साल तुम लोगों की तनख्वाह निकल गई थी और पिछले साल स्ट्राइक नहीं की, तो इस बार 4 बार स्ट्राइक करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम केजरीवाल को बदनाम करना चाहते हो। ये बीजेपी, आज कपिल मिश्रा के घर के अंदर घुस के उन्होंने कूड़ा डाला है। ये कर्मचारियों ने नहीं किया, ये बीजेपी वालों ने किया है। ये शोभा देता है? ये हम टकराव कर रहे हैं? बताओ, अगर किसी मंत्री के घर के अंदर कूड़ा घुस के डाले, उसके कमरे के अंदर घुस के कूड़ा डाल दिया। अगर कमरे के अंदर घुस के कूड़ा डालेंगे और फिर हम कहें ये गलत है, तो कहते केजरीवाल टकराव कर रहा है। नहीं, उन्होंने तो वेंकैया नायडू के घर के सामने भी कूड़ा डाला था, जो शहरी विकास मंत्री है, उनके घर के सामने गलत है। उनके घर के सामने भी कूड़ा गलत है। नहीं, इनके किसी के सामने, सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों या मंत्रियों के घर के सामने नहीं डाला, वो बीजेपी वालों के घर के सामने, किसी के घर के सामने भी कूड़ा डालना गलत है। इस परिस्थिति को ये मतलब बार बार ये कहा जा रहा है ना, केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा, केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा, इसलिए स्ट्राइक हो रही है। केजरीवाल सारे पैसे दे चुका है। मैं सारा कुछ लेके सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठने को तैयार हूं। सब कुछ पैसे दे चुके हैं हम लोग। लेकिन यहां पर आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी से करा रही है, अगर बीजेपी करवा रही होती तो क्या बीजेपी अपने घर के नेताओं, अपने नेताओं के घर के सामने कचरा डलवाती? मैं आपको ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं आपके विरोधी। मैं आपको बताता हूं, एक आम जनता को यह समझ नहीं आता एमसीडी किसके पास है और दिल्ली सरकार किसके पास है। आम जनता को तो यह लगता है केजरीवाल को 70 में से 67 सीट दे दी। अब कूड़ा पड़ रहा है तो केजरीवाल की गलती है। एक परसेप्शन की बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर कूड़ा है तो केजरीवाल जिम्मेदार है, किसी के घर के सामने भी कूड़ा पड़ रहा हो तो वो गलत बात है। इस तरह की ओछी राजनीति शोभा नहीं देती है। लोग ये कहते हैं कि एक ये होता था कि जब साहब सिंह वर्मा जी थे या फिर सुषमा जी थी या फिर मदन लाल खुराना थे या फिर शीला दीक्षित थी, तो केंद्र से इस तरह का सीधा टकराव नहीं होता था, डिस्पाइट केंद्र और राज्य में अलग अलग तरह की सरकारें थी। जैसे एक वक्त अटल जी थे, शीला जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। इस तरह का टकराव कभी नहीं हुआ जो एक बहुत अग्रीट है पब्लिक डिस्कोर्स में। ऐसा क्यों हुआ? आप पूछिए केंद्र सरकार, या एक काम कीजिए, पूछ के मेरे बदलाव हैं अपनी सरकार के। मैं ये कह रहा हूँ, अगस्त महीने में मैं उनसे मिला था, मैंने उनको बोला कि आप कुछ नहीं मारना, पैसे ना इतना कि ये रोज अरे सारे ऑनर लैंड वर्ड हैं, किसी भी पीछे ये जो किसके साल के बाद कोर्ट ने क्या कहा, हाइट ने क्या कहा, सबके पास फैक्ट्स हैं, लेकिन आपने उसको डाइवर्ट कर दिया अरुण जेटली के ऊपर कि अरुण जेटली को बचाने के लिए, तो आपने एक नया एक्सक्यूज निकाला और उसको इतना शानदार स्पिन दिया कि पूरा का पूरा इशू ही बदल गया। वो आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने तो सच्चाई बोली थी। वो एक डीडीसीए की फाइल थी मेरे ऑफिस में और सीबीआई की जो टीम आई थी वो सुबह से शाम तक उसी फाइल को लेकर बैठी हुई थी। अगर उस टाइम मैं वो ना बोलता तो वो फाइल भी सीज करके ले जाते। वो तो मैं चिल्लाने लग गया तो हो सकता है वो शायद फोटो वोटो खींच के ले गए हो, जब पता नहीं मुझे, लेकिन वो सुबह से शाम तक वही फाइल देख रहे थे। मैंने बाहर आके बोल दिया, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि वो उसी फाइल पे लगे हुए हैं जी सुबह से। लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो एक बहुत अच्छा स्पिन डॉक्टर था जिसको हम ये आप उसको उस नजर से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि ये जो टकराव है सरकार के साथ, इसको बंद किया जा सकता है? मैं अभी इसको रोका जा सकता है? अभी तैयार हूं, लेकिन अगर गलत करेंगे वो तो मैं संघर्ष तो करूंगा। दिल्ली के अंदर किसानों के मुआवजे को लेकर, किसानों की जमीनें एक्वायर होती हैं, मुआवजा दिया जाता है जमीन का, 54 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पहले मुआवजा मिलता था। दिल्ली के किसान बहुत नाराज थे इससे। हमने चुनाव में उनको वादा किया था हमारी सरकार बनेगी आपको ठीक मुआवजा दिलाएंगे। हमने सरकार बनने के बाद एग्रीकल्चरल लैंड के सर्कल रेट बढ़ा दिए, 4 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कर दिए कि अब अगर किसी किसान का एक्वायर किया जाएगा तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैंने ऑर्डर किया, एलजी साहब ने डिक्लेयर कर दिया, आई हियर बाय डिक्लेयर योर ऑर्डर इज नल एंड वाइड। अब मैं किसानों के लिए लड़ूं कि ना लड़ूं? आप कहते हो लड़ता बहुत है ये, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? मैंने शीला दीक्षित जी के टाइम में सीएनजी किट घोटाला हुआ था, बड़ा फेमस। सीएनजी किट घोटाले में कुछ चीफ सेक्रेटरी फॉर्मर मंत्री कुछ फंस रहे थे, उसके ऊपर मैंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया। एलजी साहब ने कह दिया योर कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? मैं मुद्दों के लिए लड़ रहा हूं, मैं कोई अपने पैसे लेने के लिए नहीं लड़ रहा कि मेरी कोई जायदाद का झगड़ा चल रहा है या मेरे को बेटे को नौकरी दिलानी, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, जनता के लिए लड़ रहा हूं, मुद्दों के लिए लड़ रहा हूं।
यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि लोगों में ये भी परसेप्शन आता है जब अखबार या टीवी पे खबरें देखते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र का झगड़ा चल रहा है, बोले यार ये सरकार तो अच्छी है लेकिन झगड़ने में ज्यादा टाइम लगा देती है। ये परसेप्शन की बात, टाइम लग रहा है, मैं मानता हूं, ये परसेप्शन की बात है, ऊपर वाले कर रहे हैं। नहीं, टाइम लग रहा है, परसेप्शन का हकीकत है यार, टाइम लग रहा है इसमें, टाइम उनका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारा भी टाइम बर्बाद हो रहा है। वो 24 घंटे मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, वो यार देश के बारे में सोचें, बड़े लोग हैं वो, हम छोटे लोग हैं, हमें दिल्ली चलाने दें, वो देश चलाएं। हमारे बारे में 24 घंटे इसको खुंदक, इसको कैसे ठीक करना है केजरीवाल को। उनको ये लगता है कि आप गैर भारतीय जनता पार्टी या गैर एनडीए दलों की दूरी बन सकते हैं। आप तो मतलब हमारे को काम नहीं करने देंगे, नहीं, अच्छी राजनीति है। लेकिन आप चलो बताइए, पहली बात तो मैं धुरी बुरी कुछ नहीं, एक मिनट, लोग ये भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बात की हड़बड़ी में है कि वो नरेंद्र मोदी का अल्टरनेटिव खुद को बना सकते। मेरे को कोई अल्टरनेटिव नहीं बनना। आज आप उनसे सहमति करा दो, आप तो बड़े, मैं नहीं करा सकता सर, आप कर सकते हैं, आप मैं तैयार हूं, वो प्रधानमंत्री हैं, मैं गया उनके पास, मैं गया उनके पास, मैंने हाथ जोड़ के कहा मेरे को काम करने दीजिए, प्लीज मेरे को काम करने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आऊं, नहीं मान रहे वो, मैं क्या करूं। अब अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, मेरे किसानों की जमीनों का वो गड़बड़ करते हैं, मैं 2 अफसरों ने गड़बड़ काम किया, मैंने उनको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर को कहते तो सस्पेंड भी नहीं कर सकते, तुम ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, तुम अपने ऑफिस, तो मैं कर क्या सकता हूं। चुनाव क्यों कराए थे फिर, जनता को क्यों धोखा दिया था, 70 में से 67 सीट आई है, क्यों जनता को, मेरा अपमान नहीं कर रहे वो, जनता का अपमान कर रहे हैं वो। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया, वो सब डिपार्टमेंट से वो मुक्त है, उसका क्योंकि वो फ्री है केंद्र से लड़ने में। ये हकीकत है, ये ठीक बात बोल रहे हैं आप। मैंने जानबूझ के अपने डिपार्टमेंट नहीं लिए, डिपार्टमेंट इसलिए नहीं लिए कि केंद्र सरकार के और अपने मंत्रियों के बीच में दीवार बना हुआ हूं मैं, वहां से तीर चलाते हैं वो, मैं खड़ा हो जाता हूं सीना तान के, तीर आगे मेरे को लगता है, मैं मंत्रियों तक नहीं पहुंचने देता। जितनी अभी मैंने आपको अचीवमेंट्स गिनाई हैं, ये मैंने नहीं की, मेरे मंत्रियों ने की हैं। अगर सर 8,000 नए क्लासरूम बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन करा रहे हैं। बिजली के रेट आधे हुए सत्येंद्र जैन ने कराए, मैंने नहीं कराए, ये सारे काम मेरे मंत्री कर रहे हैं। तो राजनीति जो है वो मैं संभाल रहा हूं और बाकी सारे काम मेरे मंत्री को छोड़ रखा है, काम करो, इनको, इन गुंडों से मैं निपटूंगा। तो आपको लगता है कि केंद्र सारे काम मेरे मंत्री को छोड़ रखा है, काम करो, इनको, इन गुंडों से मैं निपटूंगा। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार में गुंडे बैठे हैं? छोड़िए, अब आप कहोगे गंदी भाषा इस्तेमाल, नहीं बताइए ना, आपको लगता है कि केंद्र सरकार में गुंडे बैठे हैं? जो भी है ठीक है। आपने एक जगह प्रधानमंत्री के लिए कहा था, साइकोपैथ शब्द का इस्तेमाल किया था, और कावर्ड। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री का ऐसे शब्दों का, मैं आपसे ये पूछता हूं, सही है? क्या ये शोभा देता है कि पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार भेज के एक चुनी हुई राज्य सरकार, भारी बहुमत से चुनी हुई राज्य सरकार के एक डिपार्टमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया जाए? हम पाकिस्तान है क्या? हमारे ऊपर फोर्स भेज के आप कब्जा करोगे? पैरामिलिट्री फोर्स भेज के मेरी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया,
मेरे ऊपर मेरे ऑफिस के अंदर रेड मारी गई सीबीआई की। मैं देश का सबसे भ्रष्ट, इतने भ्रष्टाचारी बैठे हैं दूसरे मुख्यमंत्री, मैं तुमको देश का, वैसे जितनी मर्जी रेड करा लो, मेरे को उनको 3 मफलर 4 मफलर मिले, वहां कुछ नहीं मिला उनको, तो कराओ, खूब रेड कराओ। तो वो कुछ भी करते रहे तो वो शोभा देता है उन लोगों को। एलजी के कंधे पे बंदूक से 30 ऑर्डर्स की कॉपी मैं आपको कल भिजवा दूंगा, जो एलजी ने अभी तक हमारी चुनी हुई सरकार के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड कर दिया। मैं ये ऑर्डर पास करता हूं कुछ भी, वो अगले दिन कहते हैं आई हियर बाय डिक्लेयर योर ऑर्डर नल एंड वॉइड। ये शोभा देता है उनको, बदला ले रहे हैं वो, कि दिल्ली की जनता ने क्यों वोट दिया था, इनको बदला लेंगे। अब दिल्ली की जनता अगले चुनाव में देखना क्या करेगी, इनका क्या करेगी, जो भी करेगी। नहीं बताइए ना। मुझे ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये नहीं लगता कि जिस तरह की पॉलिटी देश की बनती जा रही है उसके हिसाब से आप एंटी नरेंद्र मोदी फोर्सेस की एक पॉलिटिकल धुरी बन सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता? नहीं, मेरे को नहीं बनना, मेरे को दिल्ली लगता है या नहीं लगता? मेरे को नहीं ना बनना और ना लगता है, ये हकीकत है। मेरे को कोई, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप एक वाइबल अल्टरनेटिव हो सकते हैं, शायद यही सोच के कि आपके गोल में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की खिलाफत है। आप बनारस चुनाव लड़ने गए, वहां से वापस आए, अब भी आपकी जो राजनीति है वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, किसी और के खिलाफ नहीं है, अगर खिलाफ है तो सीधे नरेंद्र मोदी के। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसने सबसे पहले हिम्मत करी थी? क्योंकि उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा सत्ता में थे। हाँ, तो आज रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लेता, आज आप नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। क्योंकि सत्ता के अंदर वो है, वो तंग कर रहे हैं हमको, वो तंग करना बंद कर दें, मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना बंद कर दूंगा। आप करा दो, हमारी डील करा दो। मैंने कहा मैं नहीं करा सकता, वो डील आप ही कर सकते। अगर वो किसानों की जमीनों के मुआवजे के रेट को नल एंड वॉइड करेंगे, केजरीवाल अंतिम सांस तक लड़ेगा किसानों के लिए। फिर वो कहते रहे, फिर जो मर्जी कहता रहे लड़ता बहुत है। हाँ, लड़ता बहुत हूं, अपने लिए नहीं लड़ता, अपने लिए जायदाद के लिए नहीं लड़ता, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता, जनता के लिए लड़ता हूं। मुझे आपके कुछ स्पीचेस याद हैं कि देखिए जन लोकपाल, मैं रामलीला मैदान की बात कर रहा हूं, वहां काफी टाइम, पूरे टाइम आपका जब भी आंदोलन चला मुझे खड़े रहने का, रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। आप एक बात जरूर बोलते थे, वो बात ये होती थी कि देखिए अगर अपने विधायकों या सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो ये लोग संसद में कानून चुटकी में पास करवाते हैं, लेकिन जन लोकपाल के नाम पर ये डिले कर रहे हैं, ये उसे पास करवाना नहीं चाहते हैं। तो आपने भी वही किया, सत्ता में आए, आपका जब मन आया आपने तुरंत अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा ली। नहीं तो जन लोकपाल भी तो पास कराया। नहीं, देखिए तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं। दूसरी पार्टियों के कुछ नेता तो अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे नेता सारी पार्टियों में, कुछ भ्रष्ट भी हैं दूसरी पार्टियों के अंदर। उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, उनको तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, उनको तनख्वाह दो ना दो बात। अभी इनकी शायद काउंसलर्स की तनख्वाह 3,000 रुपए महीना है। 3,000 रुपए में घर चलता है? चल सकता है। आज मिनिमम वेज भी दिल्ली के अंदर 9,000 रुपए, 3,000 रुपए में घर तो नहीं चलता। तो आप उनसे पूछो, उनकी ऑडी गाड़ी चल रही है, उनके पास ऑडी गाड़ियां हैं, कहां से आई ऑडी गाड़ी? तो 2 नंबर के पैसे से आई। मेरा ये कहना है, मैं अपने विधायकों के ऊपर मैंने नजर रखी हुई है, किसी को मैं भ्रष्टाचार नहीं करने देता, और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो हमारे से ज्यादा सख्त आदमी नहीं है। एक मंत्री का आपने देखा था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद निकाला था उसको, अपने मंत्री को, जब पता चला कि उसके ऊपर उसने किसी से डिमांड की है, पैसे लिए नहीं थे अभी, डिमांड की थी, जैसे ही पता चला उसको मैंने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। अब इनको अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे, आपको इनको रीजनेबल तनख्वाह देनी पड़ेगी। जितनी तनख्वाह आपको मिलती है आपको, उससे कम से कम 1/4 तो इनको मिलनी चाहिए। मानते कि नहीं मानते? जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके एडिटर जो हैं, उनकी जितनी तनख्वाह, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, और बड़े बड़े जो एडिटर हैं, मेरे को पता चला। मेरी भी बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी मिलती है? मैं क्यों बताऊं, मैंने वहां पे बॉन्ड साइन किया है कि डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा चलिए, अरविंद जी अगर हम, मेरा मजाक अलग बात है, मेरा ये कहना है कि हमें विधायकों को एक डिसेंट सैलरी देनी पड़ेगी। 50,000 रुपए अभी इनकी सैलरी की है हम लोगों ने, और करीब रीइंबर्समेंट्स हैं, टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं तो टेलीफोन, और विधायक तो इतना टेलीफोन इस्तेमाल करता है, अब अगर टेलीफोन का रीइंबर्समेंट दे रहे हैं तो वो उसके परिवार के लिए थोड़ी जा रहा है, उसको ऑफिस के लिए, हमने किराए के लिए, ऑफिस बनाने के लिए एक किराया दिया है, हम उसको 2 PA रखने के लिए तनख्वाह दे रहे हैं। एक विधायक के पास 2-3 आदमी तो रहते हैं, देखते होगे आप, 3-4 आदमी तो चाहिए उसको, स्टाफ तो चाहिए, उसका तनख्वाह दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अच्छा ये बताइए, विधायकों की तो आपने बढ़ा दी, क्या सांसदों की भी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है? बट मेरे ख्याल से जरूरत है। जरूरत है, हाँ। आप समर्थन करेंगे? मैं समर्थन करूंगा। यही अरविंद केजरीवाल तनख्वाह बढ़ाने का रामलीला मैदान पे विरोध करते थे। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था तनख्वाह बढ़ाते हो तो 2 मिनट में बढ़ा लेते हो सारे बैठ के, लोकपाल बिल क्यों नहीं पास कर रहे? दोनों काम करो ना, जनता का भी काम करो, और वो भी आपकी जो जरूरत है, जेन्युइन जरूरत होनी चाहिए पूरी। अच्छा अरविंद जी,
पॉलिटिक्स पर आते हुए मुझे ये बताइए कि जब आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी तो कई सारी चीजें थी जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स करी थी कि भाई अगर हम किसी को टिकट देंगे तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, सब कुछ होगा। आपके एक मंत्री तोमर जी का केस हुआ, वहां पे आप बुरी तरह से एक रॉन्ग विकेट पे खड़े थे। क्या आम आदमी पार्टी मानती है कि उसका जो ड्यू डिलीजेंस था या आपका जो नेतृत्व का ड्यू डिलीजेंस था पार्टी के नेतृत्व का, वो जितेंद्र तोमर और ऐसे कुछ मामलों में फेल हुआ है? दो चीजें। पहली चीज कि जैसे ही आरोप लगा और जैसे ही थोड़ा सा भी प्राइमा फेसाई एविडेंस आया, हमने उसको तुरंत मंत्रिमंडल से निकाल दिया। नहीं, मंत्रिमंडल से आपने तब निकाला आ रहा हूं जब वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। आ रहा हूं मैं, और जेल में रह के कोई मंत्री नहीं रह सकता। सुनो तो सही। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको टिकट दूं तो मैं आपकी कैसे जांच करूंगा? आपके इधर उधर आसपास के लोगों से पूछूंगा भाई कैसा आदमी है, भ्रष्टाचार की इमेज तो नहीं है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा तू 10वीं का सर्टिफिकेट लेके आ, अपना बीए का भी सर्टिफिकेट लेके आ, और फिर मैं आदमियों को भेजूंगा यूनिवर्सिटी से चेक करने के लिए, जरा चेक करो इसकी यूनिवर्सिटी। ये तो बेकार की बात है। हम मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि जिसको टिकट देंगे उसकी सारी 10वीं का, 12वीं का, बीए का, एमएड का सारे सर्टिफिकेट चेक कराएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस किस्म के इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी जांच करा ली, जांच नहीं निकला, लेकिन बाद में अगर कुछ निकला आप एक्शन लेते हैं कि नहीं? जैसे ती रानी जी गड़बड़ी, कुछ एक्शन नहीं हमने, तो उन्होंने की स्मृति हमने जो एक मंत्री को निकाला अपने कैबिनेट से, मीडिया को नहीं पता चला, किसी ऑपोजिशन वाले को नहीं पता चला। मेरे पास किसी ने एक क्लिप भेजी थी कि आपका मंत्री पैसे मांग रहा है। मैंने और मनीष ने वो क्लिप सुनी, आवाज उसी की थी, उससे बुला के पूछा और हमने उसको निकाल दिया। अब मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों में अपने संगठन का भी विस्तार किया है, पार्टी का भी विस्तार किया है, दूसरे लोगों तक, दूसरे राज्यों में भी आप पहुंचे हैं। तो हाल के हालात को देखते हुए, राजनीतिक हालात को देखते हुए, क्या आप उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? पंजाब का तो लड़ रहे हैं, बाकियों का अब जैसे जैसे डिसाइड होगा आपको बताते जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में अभी सोचा नहीं है, विचार नहीं किया, या फिर ये डिसाइड हो चुका है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पर? अभी डिसाइड करेंगे तब बताएंगे आपको। मुझे ये बताइए कि पंजाब के अंदर आपका चेहरा कौन होगा? जैसे आपने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया कि 5 साल केजरीवाल, और लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। पंजाब के अंदर क्या लगता है आपको कि आप एक चेहरा रखकर चुनाव लड़ेंगे? जैसे ही चेहरा डिसाइड होगा आपको बताएंगे सबसे पहले। क्या ये चेहरा किसी बाहर की पार्टी का भी हो सकता है? मतलब एक चर्चा थी कि आप नवजोत सिंह सिद्धू को आम आदमी पार्टी में लेने वाले हैं, वो आ रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई बातचीत चल रही हो तो बता दीजिए, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी। नहीं, कोई बात नहीं चल रही। मुझे ये बताइए कि एक ये भी चर्चा है कि दिल्ली को 5 साल केजरीवाल का भले से नारा दिया है, लेकिन चूंकि पंजाब में अगर सरकार आती है आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब चले जाएंगे मुख्यमंत्री बनके, और दिल्ली का शासन मनीष सिसोदिया संभालेंगे। एक्चुअली इन लोगों को ना रात को भी मैं भूत की तरह सपने में आता हूँ। नहीं, मुझे बताइए इसमें कितनी हकीकत है? ये कहते हैं केजरीवाल इधर भी आएगा, केजरीवाल इधर भी आएगा, केजरीवाल इधर भी आएगा। इनको भूत नजर आ रहा हूं मैं। ये सब बकवास है। मतलब 5 साल केजरीवाल हम दिल्ली में देखेंगे? बिल्कुल, चाहे पंजाब में परिणाम जो भी हो। पंजाब में परिणाम अच्छे होंगे। दिल्ली, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। और जो मैं अभी जब गया था रैली में, कई इंडिपेंडेंट पत्रकारों से जो बात हुई, सबका ये कहना था जी दिल्ली वाला हाल रिपीट होगा पंजाब के अंदर। तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? बनेगा जब बता देंगे आपको। आप नहीं होंगे, ये तय है? बिल्कुल आप नहीं होंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपके लिए एक वहां कैंपेन भी चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों की तरफ से कि आप हरियाणा के हैं, और एक परंपरागत झगड़ा या परंपरागत क्लैश जो बोले वो हरियाणा के लोगों और पंजाब के लोगों में मैं बता काफी सालों से रहा है। पाकिस्तान से नहीं हूं, भारत का ही हूं, इसी देश का आदमी, इसी देश का रहने वाला हूं, इस देश के बारे में सोचता हूं। तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए ड्रॉबैक होगा, खासकर ये सोचते हुए कि इस बात की कैंपेन वहां की जा रही है? करने दो उनको, उनका धर्म है करना, विरोधियों का धर्म है विरोध करना। केजरीवाल जी, चलते चलते हमें ये बताइए कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोग और कौन सी नई चीजें आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से देखेंगे? कोई सरप्राइज पैकेज उनके लिए? देखिए, जैसा मैंने कहा, बिजली के दाम और कम हो सकते थे। सीएजी की रिपोर्ट, अगर सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर हाईकोर्ट ने वो बोल दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सीएजी की रिपोर्ट ने, जो अखबारों में भी खबर, 8,000 करोड़ रुपए का गड़बड़ निकाली थी। अगर कर देते तो दिल्ली के बिजली के दाम कितने कम हो सकते थे। 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली, बिजली को लेके ये हमारा मकसद है।
लगभग 24 घंटे बिजली है, अगर लोकल फॉल्ट कुछ जगह हो जाते हैं, अगर उसको अगर कर दें तो घर घर में पानी पहुंचाना। अभी मैंने पानी के ऊपर शायद 1-2 मेजर अनाउंसमेंट्स अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर होंगे। मैंने इनको बोला कि पूरी दिल्ली के अंदर अगर हमें 1 से 2 साल के अंदर घर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई अगर प्रोवाइड करनी है तो कितना खर्चा आएगा, आप मुझे बताओ। तो ये कल प्रेजेंटेशन है, कल वो लोग मुझे बताएंगे। अगर वो खर्चा पॉसिबल हुआ हमारे लिए तो 1-2 साल के अंदर ही उस खर्चे को एलोकेट करके घर घर के अंदर हम पूरी दिल्ली के अंदर पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सस्ता पानी हो, ये हमारी मंशा है, और साफ पानी हो। मैंने उनको ये भी बोला है, अभी मैं कमिट नहीं कर रहा आपके प्रोग्राम में, कल प्रेजेंटेशन के बाद ही, कि आज आप बोतल का पानी पीते हैं, टूटी का पानी पीने की हिम्मत ही नहीं करते। मतलब टूटी का पानी मतलब गलत। मैंने कहा कि टूटी का पानी, एक जमाना आपके और मेरे जब बच्चे थे छोटे तो टूटी में से यूं करके पानी पिया करते थे, हैंडपंप से पीते, हैंडपंप से पानी पिया करते थे। अब तो हैंडपंप का भी पानी पीने लायक नहीं बचा। तो मैंने कहा कि हमें पानी इतना साफ पहुंचाना है कि लोग टूटी से ग्लास लेकर पानी पी सके सीधा, कोई आरओ की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, हमें साफ पानी। किसी भी डेवलप्ड कंट्री के, लंदन चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, टूटी का पानी पीते हैं लोग, साफ पानी आता है। तो जल बोर्ड को लेकर हमारा ये है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं सबसे ज्यादा जोर, मुझे ये लगता है कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हम इनको शिक्षित कर दें और इनको स्वस्थ कर दें, ये हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, कहीं का कहीं ले जाएंगे देश को। तो चाहे 2 फ्लाईओवर कम बनाने पड़े, लेकिन स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा, इसको हम ठीक करेंगे। और इसके लिए चाहे जितने मर्जी अब स्कूल खोलने पड़े। मैंने अभी आपको बताया कि सरकारी स्कूलों को ठीक करना है, प्राइवेट स्कूलों को डिसिप्लिन करने की कोशिश की जा रही है। और इस वजह स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 1 या 2 साल के अंदर 10,000 नए बेड, इतने हॉस्पिटल्स नए बनाए जाएंगे कि 10,000 नए बेड ऐड किए जाएंगे एग्जिस्टिंग। अभी टोटल दिल्ली के अंदर सरकारी क्षेत्र में 10,000 बेड है। इस कैपेसिटी को जो 65 साल में बने, और हम 2 साल के अंदर इस कैपेसिटी को डबल कर देंगे। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आने वाले समय के अंदर होने वाली हैं। आखिरी 2 चीजें, पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन जब आप चुनाव जीते थे आपके 4 सांसद थे, 2 को आपने निलंबित कर रखा है, क्या उनका निलंबन वापस होगा? अभी मतलब अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं कह नहीं सकता। तो आप अटकलों को आप विराम लगाएंगे? जो लोग रात में सपने देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, उनको कहेंगे कि 5 साल दिल्ली में केजरीवाल ही होगा, कोई और नहीं? अब इनको सपने देखने दो ना। नहीं, आप इनका कैटेगोरिकल वो नहीं दे रहे हैं, मैं कैटेगोरिकल जवाब चाहता हूं कि 5 साल केजरीवाल दिल्ली में होंगे या नहीं। मैं आपको पंजाब तो नहीं चले जाएंगे? मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उनको अभी सपने देखने दो। आप कहीं पंजाब तो नहीं चले जाएंगे? मैं आपको कैटेगोरिकल जवाब दे रहा हूं, उनको सपने देखने दो अभी। चलिए अरविंद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी और सरकार दिल्ली वासियों के भले के लिए हमेशा सोचती रहेगी। तो ये थी हमारी खास पेशकश 1 साल केजरीवाल। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सुन रहे थे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के सवाल और दिल्ली के